हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ, जो कि आपके 17th बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज 16 जुलाई देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 17th बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हमारा मॉडल क्लियर है आप लोग को पहले से ही कि हम लोग पहले क्वेश्चन के फॉर्म में किसी टॉपिक को लेकर के आते हैं और उसके बाद उसका फिर डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। In which of the following cities the second BIMSTEC foreign ministers meeting was held? हिंदी में रिपीट करूं अगर तो निम्नलिखित में से किस शहर में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी न्यू दिल्ली या डी गुवाहाटी। देखो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखना। आई थिंक आप लोग गेस भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा इवेंट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कैपिटल में ही, न्यू दिल्ली में ही किया जाता है। तो इस तरह से भी आप लोग गेस कर सकते हो। थोड़ा देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे और क्या कवर करता है ये न्यूज़ में। द सेकेंड मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ, याद रखना बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी कभी कभी बहुत सारे पीसीएस एग्जाम से पूछा गया है, तो यहाँ देख लो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इस चीज को। इसका मीटिंग कहाँ हुआ? अभी 11 जुलाई को न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जहाँ उसमें आए तो ध्यान रखना इंडिया में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। द मीटिंग वॉज हेल्ड फ्रॉम 11 to 12 जुलाई 2024। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना बिम्स्टेक अगर क्वेश्चन आ गया कहाँ पे हुआ तो न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ। और दूसरी चीज बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज जॉइंड द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एज द फिफ्थ फुल मेंबर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज joined the Colombo Security Conference as the fifth full member। मैं रिपीट कर दूं, निम्नलिखित में से कौन सा देश पांचवें पूर्ण सदस्य के रूप में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुआ? आपके ऑप्शंस है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी मालदीव्स या डी नेपाल। तो देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए बांग्लादेश। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बांग्लादेश जो फिफ्थ कंट्री है जो कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है। ठीक है, तो इस न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। देखो, बांग्लादेश ऑफिशियली ज्वाइंट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एज द फिफ्थ फुल मेंबर। ठीक है, द फिफ्थ फुल मेंबर ड्यूरिंग द 8th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग। ठीक है, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अगर रिसेंटली कोई पूछा जाए आपसे, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में, ध्यान रखना इस चीज़ का। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अगर रिसेंटली कोई मेंबर अगर ऐड हुआ है तो ध्यान रखना कि वो बांग्लादेश। ठीक है, हाईलाइट कर दे रहे हैं फिर से। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मेंबर पहले से हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, वहाँ देख लो। बांग्लादेश तो अभी ज्वाइन किया, बांग्लादेश से ज्वाइंट। कौन कौन सी कंट्री पहले से हैं? इंडिया, मॉरिशियस, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये क्वेश्चंस कहीं कहीं बन सकता है आपके एग्जाम्स में कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, तो जरूर से इस टॉपिक को एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? इसको मेडिव्स भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली मेडिव्स लॉन्च की? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई थिंक आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि मेडिकल का फील्ड है तो क्या हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपका मेडिव्स यानी मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया। देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लॉन्च्ड मेडिव्स। मेडिव्स क्या है? मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो बीपीएससी क्या है ना कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो जो भी करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स में फुल फॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो फुल फॉर्म्स को भी आप जरूर
ध्यान रखें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है मतलब कि बीपीएससी के क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट फुल फॉर्म बेस्ड है, ठीक है। तो फुल फॉर्म को आप जरूर देखें यहाँ पे, जैसे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हम लोग कवर किया है, मेडिप्स यहाँ आ गया, उसका फुल फॉर्म भी देख लो, ठीक है। मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होगा? एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग ग्लोबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एक्सेस होगा किस चीज़ के लिए? इंफॉर्मेशन आप लोग इसमें कवर कर सकते हैं। इस चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा अबाउट 2301 टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन 2000 मेडिकल डिवाइसेस के इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पे, मेडिप्स वाले पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा स्टेप है, खास करके ये सब पैंडेमिक के बाद ये सब स्टेप लेना अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द मिशन नेम्ड क्यूरी? क्यूरी मिशन अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसलिए टू इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन ऑफ सोलर रेडियो वेव्स। हिंदी में रिपीट करता हूं मैं, निम्नलिखित में से किसने सौर रेडियो तरंगों की उत्पत्ति की जांच के लिए क्यूरी नामक मिशन शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा आपको पता ही है, और जेक्सा, ठीक है, जापान की नासा का है, यूएसए की स्पेस एजेंसी, ठीक है, और रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी। आपको बताना है कि इसमें से किसने आपका यह भी क्यूरी सोलर रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया है। तो दैट इज हो जाएगा आंसर आपका इसरो, नासा, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, नासा, गलती मत करना एग्जाम में, नासा इसका कि नासा इसका होगा आंसर, जो कि यूएसए का स्पेस एजेंसी, ठीक है। देख लेते हैं इसको एक बार। तो रिसेंटली an important mission has been launched by NASA to investigate the origin of solar radio waves, ठीक है, solar radio waves। The aim of this mission is, the name of this mission is, आप ध्यान रखो क्यूरी का फुल फॉर्म, आज थोड़ा फुल फॉर्म कवर हो रहा है बाई चांस क्लास में, तो वो आप जरूर नोट डाउन करो। क्यूरी का फुल फॉर्म क्या है, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, दैट इज क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमीटर री एक्सपेरिमेंट। क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट, क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट, जो कि किसका है? नासा का है। नासा इज एन स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस। आप लोग पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, नासा ने इनिशिएट किया है, जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करेगा सोलर रेडियो वेव्स के बारे में, ठीक है। हो सकता है यही पूछ लिया जाए आपसे कि किस चीज़ के लिए है, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए है, सन के सोलर रेडियस को रेस को एक्सप्लोर करने के लिए, आउटर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, बहुत सारे ऑप्शंस बना दिया जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom with the aim of changing the livelihood of tribal families? काफी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट करता हूं हिंदी में। हाल ही में आदिवासी परिवारों की आजीविका को बदलने के उद्देश्य से इसके द्वारा एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो ए नाबार्ड है, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, या डी केरला गवर्नमेंट? काफ़ी रनिंग वे में ऑप्शंस को सेट किया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। बता दे रहा इसका जो सही आंसर दैट इज ए नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ भी आपका कहीं ना कहीं आंसर में एक फुल फॉर्म है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, रिसेंटली नाबार्ड दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इन कलाट पूजा विलेज, कलाट पूजा विलेज, ठीक है, पंचायत इन केरला, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि केरला में हो रहा है, लेकिन लॉन्च किसने किया है? नाबार्ड ने, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसी का बेसिकली काम होता है कि जो भी एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज का डेवलपमेंट काम वो उस पर ध्यान देता है, ठीक है। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थनाल, थनाल एक इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बट यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल फैमिलीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के लिए जो भी जनजातीय लोग हैं उनका लाइवलीहुड, आजीविका के लिए उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया नाबार्ड के द्वारा।
आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिप्स क्वेश्चन, ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के, है ना। देख लेते, एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है आपके सामने। पहला बोलता है क्या, जो थीम है, पहला ए ऑप्शन है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ओके, आगे देखते हैं। बी क्या बोल रहा है? सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, सी देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्या बोल रहा है? फैमिली प्लानिंग इन ह्यूमन राइट। क्या लग रहा है आपको? बता दूं आपको, इसका जो सही आंसर है इट इज ए, टू लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरीवन, ठीक है। टू लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरी, ये इसका थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। थोड़ा हम लोग विस्तार से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को कवर करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सबसे पहले तो ध्यान हो कि कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया, ठीक है, एनुअली जुलाई 11। कब से मनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1990 से लगभग इसको मनाया जा रहा है, 1990 से। तो अब किस लिए? फोकस ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, उस पर फोकस करता है। किसने इसको स्टैब्लिश किया था? स्टैब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बनाना चालू किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को, ठीक है, इन 1989 में यूएनडीपी ने कदम उठाया था, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम कदम उठाया था, फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है। अब क्या है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 89 में ऐसा कुछ सूझा? देखो क्या होता है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन से बढ़ जाता है, 5 बिलियन को सरपास कर देता है। कब? तुम्हारा जुलाई 11 1980। इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा आपको कहीं देगा, ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल चीज करंट के साथ रिलेटेड है। 11 जुलाई 1987 को ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 5 बिलियन से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 5 बिलियन से इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वो क्या करता है, 1989 में आपका इनिशिएटिव लेता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, और पहली बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 1990 को मनाया जाता है। आपको हिस्टोरिकल कनेक्शन यहाँ पता चल गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस बार करंट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस बार क्या इंपॉर्टेंट होगा? इसका थीम, ठीक है। तो थीम क्या है? 2024 का थीम क्या है? आंसर में रिपीट किया, फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे। टू लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ऐसा थीम लग रहा है कि और जनरलाइज थीम है, हर किसी को लेकर चलने वाला थीम है, ठीक है ना। टू लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरी, एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन डेटा फॉर हेल्थ केयर राइट्स, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब यही है कि आपको अगर पता नहीं चलेगा कि कितने लोग हैं तो आप कैसे, किस तरह से पॉलिसी फ्रेम करोगे, उसका हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कराओगे, ये सब चीज़ आपको पहले तो आइडिया होना चाहिए ना, कितने लोगों को किस तरह से हमको कैसे फैसिलिटीज देना है। तो कहीं ना ग्लोबल पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इस चीज़ को कहीं जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई कितने पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, इस चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, ठीक है ना। बाकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में तो इसका यूज़ है ही। मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अप्रूव्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अप्रूव्ड बाय यूनेस्को, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स को मंजूरी देने की घोषणा की गई है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है A10, B11, C12, D13। काफ़ी क्लोज ऑप्शन सेट है, जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्म करना है, इसलिए तो टेंशन मत लो। द आंसर इज B11, ठीक है। तो 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी फिर से यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। देखो क्या क्या है, जान लो इसको। सबसे पहले तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिक, हमेशा बेसिक को पकड़ के रहना चाहिए, हर चीज़ को ध्यान दिया करो। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं, हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द नेमिंग ऑफ 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड होने वाले हैं, ठीक है, और लगभग ये 11 कंट्रीज, तो 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स 11 कंट्रीज, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अगर हम इंडिया में बात करें कि इंडिया में कितने ओवरऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो देखो बाई 2020 अगर 2024 तक का डाटा कब देखेंगे अगर हम लोग, तो इंडिया हैज़
80 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया ने टोटल 80 बायोस्फीयर्स को नोटिफाई किया। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, बहुत बड़े एरियाज जहाँ पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट चलाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। बहुत लार्ज लेवल पे अगर किसी एरिया को हम संरक्षण प्रोवाइड करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इंडिया में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें कि 12 आर रिकोगनाइज्ड बाय यूनेस्को। 12 जो है यूनेस्को के द्वारा रिकोगनाइज्ड है। ठीक है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसको हम लोग मैप प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यूनेस्को क्यों रिकॉग्नाइज करता है? रिकॉग्नाइज इसीलिए करता है ताकि उन सब जगह को और कंजर्वेशन मिले। ठीक है, कुछ जगह जो कि मान लो कि हमारे देश ने कुछ जगह को एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट के नाम पे उसको चलो प्रोटेक्शन तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल लेवल से भी तो कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए ना, ताकि अगर हम किसी एरिया को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो भाई ग्लोबल लेवल से भी ऐसा हो कि हाँ उसमें से जो एरियाज है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्शन का, कंजर्वेशन का, तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करे। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई इन सब जगहों को और थोड़ा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, या फिर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये सब प्लेस। ठीक है, तो वहाँ पे और एनवायरमेंटल कंसर्न ना हो। ठीक है, कोई और एनवायरमेंटल पोल्यूशन या एनवायरमेंटल डिजास्टर ना फैले, इसलिए यूनेस्को क्या करता है इस सब चीज़ को रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अभी, जिसमें कि 12 जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नागा अर्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुना सागर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन लोकेटेड इन विच स्टेट? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है: ए कर्नाटका, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश, या डी तमिलनाडु। ये क्वेश्चन जस्ट आपको पिछले क्लास में कराया गया है, तो काइंडली आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और 70 बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं आप लोग से कौन लोग कमेंट करते हैं इसी का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ये आज का कुछ शॉर्ट एंड क्रिप्स टॉपिक्स था आप लोगों के लिए। होप करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आइस के चैनल से जुड़े, ताकि आप अपने संबंधित बीपीएससी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियो से जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।